क्योंकि सर हमारे प्रश्न का जवाब दीजिए सर। क्या हुआ था यार? ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने उसको झूठ बोल रहे हैं सर। मैं दया मुझे पता नहीं सर। मैंने कब नहीं अभिजीत, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुमने दया की जान ले ली है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। सर, जिसका खून हुआ है उसका नाम डीके है, एक प्राइवेट डिटेक्टिव। उसके मेड ने लाश देखी सुबह। दया, चेहरे के तो चिथड़े उड़ गए हैं। लगता है पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक से ज्यादा गोलियां मारी है इसे। सर, इस कमरे का सामान अपनी जगह पे है सर, बिखरा हुआ नहीं है। ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। सर ये कबर्ड और सेफ तो खुला हुआ है और सब सामान अपनी जगह पे भी है। ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। सर, पैसे और जेवर ऐसे के ऐसे ही। लगता है खूनी को जो चाहिए था शायद वो वही लेकर गए। सर, गोली।
3 गोलियां चली है दया। सर आप रेडी? सर ये खिड़की के कांच निकाले हुए हैं, मतलब खूनी यहीं से अंदर घुसा है। हाँ, काम करो फ्रेडी, फिंगरप्रिंट्स उठा। आ गया। डीके का मोबाइल फोन सर। बनने से पहले डीके ने 3 बार किसी संजय को कॉल किया। संजय? किसी संजय को जान किया? नहीं साहब। रात 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में 3 बार। संजय की डिटेल निकालो सर। हाँ, और हाँ दया, ये अभिजीत कहाँ रह गया? तुमने उसे फोन करके कहा था ना यहाँ आने के लिए क्राइम सीन पर? हाँ सर, बताया था। शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक में? फोन करो उसे, कहो इसी वक्त आ जाए यहाँ पर। सर। हाँ। अदय, क्या बोल रहा है अभिजीत? कहाँ है वो? सर वो तबीयत थोड़ी खराब है उसकी। वो डॉक्टर के पास जाएगा और शायद वहां से सीधे ब्यूरो पहुंचेगा। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में नहीं आता, ये अभिजीत दिल्ली से आने के बाद कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा है। तुमको मेरी मदद की जरूरत है। तुमको? हाँ? अरे भाई, तुम तो खुद एक सीआईडी ऑफिसर हो। हाँ, लेकिन ये काम मैं खुद नहीं कर सकता। चलो ठीक है, कर देंगे मदद। तू भी क्या याद रखेगा? चल चाय वाय तो पी। नहीं यार, वो मैं ठीक हूँ भाई। आई मीन देख चेतन, ये काम जो है ना, इसके बारे में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खासतौर पे मेरी टीम को। कैसी बात कर रहा है यार? इतने दिन की दोस्ती है अपनी, इतना भी भरोसा नहीं है? बता काम क्या है? किसी का पीछा करना है, नजर रखनी है उस पे, और इस काम के मैं तुझे पैसे भी दूंगा। क्या बात कर रहा है यार? दोस्ती में पैसा? चल ठीक है, तेरा इच्छा है तो दे देना पैसा। वैसे पीछा किसका करना है? अभिजीत, लगता है तूने गलती से गलत फोटो दे दिया है। कोई गलत फोटो नहीं है, तुझे इसी का पीछा करना है। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। और प्लीज कोई सवाल मत पूछ, जितना कहा उतना कर बस।
ओके? ओके। या तो अभिजीत पागल हो गया है या बहुत बड़ा कोई गेम चल रहा है। क्या डीके का खून हो गया? मरने से पहले डीके ने आखिरी बार फोन पे आपसे बात की थी आधी रात को। बात क्या हुई थी आपकी? वो मेरे कहने पर किसी पर जासूसी कर रहा था। कुछ सबूत मिला उसे, इसलिए उसने फोन किया था मुझे। जासूसी क्यों? मेरी बॉस मंदिरा जी के लिए। मंदिरा? कुमार ज्वेलर्स की मालकिन, मशहूर पेज 3 सेलिब्रिटी। उस दिल्ली वाले केस के बारे में तो आप सबने सुना ही। हो मंदिरा कुमार, मंदिरा जी। उन पर तो उनके पति, सास ससुर और केयरटेकर्स को मारने का इल्जाम था, है ना? जी। मगर सबूत न मिलने पर कोर्ट ने मंदिरा जी को बरी कर दिया। और उसके कुछ ही दिनों बाद मंदिरा जी की पर्सनल असिस्टेंट ईशाना, उसने भी आत्महत्या कर ली। हाय मारिया, तू आज भी लेट हो गई ना? जल्दी जाओ, संजय सर तुम्हारा वेट कर रहे कब से। गॉड, संजय सर इतनी जल्दी क्यों आ गए? आ भी गए और बहुत गुस्से में। ओह गॉड, तू मेरा बैग संभाल, मैं आती हूँ। May I come in, sir? Come in. Sorry, sir. Sorry. I'm so sorry. What is this, ईशाना? ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। कौन ट्रैफिक? ये क्या रोज रोज का एक्सक्यूज है तुम्हारा? इस ऑफिस में बाकी लोग भी इसी ट्रैफिक में आते हैं ना? हाँ बोलो कुमार। नहीं, 30 दिसंबर के पहले कुछ नहीं हो सकता है। अरे तुम जानते हो यार, 30 दिसंबर को मंदिरा मैम का इवेंट है मुंबई में। उसके पहले जो कुछ भी होगा उसके बाद होगा। हाँ हाँ। ठीक है, ओके। क्या हुआ? हाँ? ईशाना, वहां बाहर क्या देख रही हो? मेरे ही कैबिन की खिड़की से कूदकर आत्महत्या की थी उसने। आत्महत्या क्यों की थी वो किसी को पता नहीं। वैसे मंदिरा जी ने डीके को किस पर जासूसी करने के लिए काम पे लगाया था? उनकी जान को खतरा है। डीके वही पता लगाने की कोशिश कर रहा था। जान को खतरा किससे? दरअसल कोर्ट से बरी होने के बाद कोई मैम को धमकियां दे रहा था। ये धमकियां फोन पर ही? जी हाँ, फोन पे भी, अनजान नंबरों से और टाइप किए गए चिट्ठियों से भी। मैम दोबारा पुलिस के चक्करों में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए डीके को हायर किया था उन्होंने। तो कुछ पता चला डीके को? उसके हाथ कुछ सबूत तो लगा था कि उसने एक पेन ड्राइव में सेव करके रखा था। वो पेन ड्राइव वो मुझे देना चाहता था, इसलिए दिल्ली से मुंबई आया था मैं। तो डीके के घर में उसका लॉकर खुला हुआ था, तो कहीं उस लॉकर से ये पेन ड्राइव चोरी तो नहीं हुआ था? हो सकता है दया,
उसके घर में हमें एक लैपटॉप भी मिला सर, शायद उससे कुछ पता चल जाए। मंदिरा ऐसे कैसे कर सकती है? उसने अकाउंट फ्रीज कर दिया। अभी आपको समझते क्या है? अब सब कुछ उनकी मर्जी से होगा। ये लोग कौन है? सीआईडी। वैसे हम संजय से मिलने आए थे। आप दोनों कौन हैं? सर ये कायरा है, मिस्टर कुमार, मेरा मतलब मंदिरा मैम की बेटी। और ये मैम के बहनोई हैं, मिस्टर सबीर। हम मंदिरा जी और उनके पूरे परिवार से कब मिल सकते हैं? क्योंकि उनकी जान की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट मंदिरा मैम, कायरा के चचेरे भाई शिखर और उनकी पत्नी अमारा सब आज रात को ही आ रहे हैं। 30 दिसंबर को कुमार ज्वेलर्स का एनुअल चैरिटी इवेंट है, उसमें शामिल होने के लिए। तो ठीक है, कल सुबह सुबह ही मिलते हैं। ये सब क्या है? और सीआईडी हमारे पर्सनल मामले में दखल क्यों दे रही है? हेलो सर, अब तबीयत कैसी है आपकी? मर्डर इन्वेस्टिगेशन है सर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डीके की घर ही में मौत हुई है सर। ये पूरी केस फाइल है। सर ये तस्वीरें उसके घर की हैं। घर की तस्वीर है, उसी के घर की तस्वीर है, और यहीं पे इसका मर्डर हुआ है ना? बराबर यहीं पे मर्डर हुआ है इसका। पंकज, ये क्या पूछ रहे हैं हमसे? हमने अभी तो यही बताया। वही तो सर, लग रहा है अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ लग रहा है सर। अभिजीत, गुड मॉर्निंग सर। क्या चल क्या रहा है तुम्हारा? कहाँ गायब हो गए थे? अरे अभिजीत, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, तो डॉक्टर के पास जाना था, यहाँ क्यों? हाँ सर, वो कुछ दिनों से थोड़ी गड़बड़ चल रही है सर, पर अब ठीक है। आई एम बेटर नाउ। या गड़बड़ चल रही थी। सर, डीके संजय को जो पेन ड्राइव देने वाला था, तो उसका जो डेटा है वो हम हासिल करने का एक तरीका है सर। पेन ड्राइव तो मिला नहीं ना दे, तो फिर डेटा कहां से लाओगे? सर है ना, एक तरीका है, वो हम हाँ बोल रहा हूं के। हाँ है सर। सर, अभिजीत सर की तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है। क्यों? सर उन्हें केस के बारे में समझा रहे थे, लेकिन वो हमारी तरफ सुन ही नहीं रहे थे सर, अपने में ही कहीं घूम थे। डैडी सर, मंदिरा केस के बारे में सारी डिटेल्स निकालनी है, न्यूज़पेपर्स पे, टीवी पे जो भी आया है सब। घर में घुसने का एक ही रास्ता है, मेन गेट, और चाबी डीके और उसके घर के मेट के पास रहती है। बाथरूम की खिड़की, मतलब कातिल
कातिल ने बाथरूम की खिड़की का कांच निकाला और अंदर घुसा, और उसके बाद अभिजीत क्राइम सीन पर था भी नहीं, और यहाँ पे तो बाथरूम का कोई फोटो भी नहीं है, तो फिर इससे ये सब कैसे पता? अभिजीत मुझसे कुछ छुपा रहा है, मगर क्या? डीके के कंप्यूटर से जो डेटा डिलीट हुआ है वो उसके ऑनलाइन अकाउंट से निकाला जा सकता है। बस एक बार ये पासवर्ड मैच हो जाए। कुछ दिनों से थोड़ी गड़बड़ चल रही है सर, पर अब ठीक है, आई एम बेटर नाउ। सर उन्हें केस के बारे में समझा रहे थे, लेकिन वो हमारी तरफ सुन ही नहीं रहे थे सर, अपने में कहीं गुम थे। यस सर पासवर्ड मैच हो गया। सर इसमें तो वीडियोस हैं, चेक करते हैं। सर ये तो डीके के कंपाउंड के अंदर की फुटेज है। इसका मतलब वहां पे सीसीटीवी कैमरा है? नहीं था, हमारे पहुंचने से पहले किसी ने निकाल लिया। पर निकाला किसने होगा? दूसरा वीडियो देखना। ये कैसे हो सकता है? सब आपने अच्छी तरह से क्रॉस चेक तो कर लिया ना? मतलब गन तो हमारे पास है नहीं, तो कहीं कोई गलती नहीं था, कोई गलती नहीं। मैंने एक बार नहीं 10 बार क्रॉस चेक किया है। मानता हूं कि गन हमारे पास नहीं है, लेकिन गन के रिकॉर्ड्स तो हमारे पास हैं। वो गोलियां जिससे डीके की मौत हुई है, वो गोलियां उसकी ही गन से चली हैं। गोलियों का पैटर्न, गोलियों पर लगे हुए निशान, सब ये बात साबित करते हैं कि वो अभिजीत की गन है। सर गोली अभिजीत की गन से चली है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि उसी ने गोली चलाई है। एग्जैक्टली सर, इसीलिए मैंने ये बात एसीपी साहब को भी नहीं बताई, सिर्फ आप दोनों को बताई, ताकि मैं इस मामले के तह तक जा सकूं। क्या तुमने ये बात एसीपी को नहीं बताई? क्या बताऊं सर, क्या बताऊं एसीपी साहब को? जब मेरा दिल नहीं मान रहा तो मैं उनको क्या बताऊं? अगर ये बात तुम्हारा दिल नहीं मान रहा था तो तुमने फोन करके क्यों मुझसे पूछा कि जिस गन की गोलियों से डीके की मौत हुई है वो गन अभिजीत की है या नहीं? वो क्या था जिसकी वजह से तुम्हें अभिजीत पर शक हुआ? क्या था वो? इसलिए सर क्योंकि जब हमने, जरा पीछे ले जाना। अभिजीत डीके के घर में? तो दया, फिर भी तुम अभिजीत को बचाने की कोशिश कर रहे हो। देखो दया, अभिजीत और तुम्हारी दोस्ती को मैं बहुत अच्छी तरह से मानता हूं, उसका आदर भी करता हूं, लेकिन ड्यूटी, अपना फर्ज किसी भी रिश्ते, किसी भी दोस्ती से ज्यादा बड़ा होता है, और ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। सर बिना ठोस सबूत के अभिजीत सर पे शक करना? सबूत नहीं था तो क्या था पूरी? अभिजीत डीके के घर में घुसा, ये सबूत नहीं तो क्या है पूर्वी? अभिजीत सर डीके के घर में घुसे ये हमने देखा, लेकिन उन्होंने डीके का खून किया ये तो नहीं देखा ना। सर ये भी तो हो सकता है कि उनकी गन से डीके को किसी और ने मारा हो सकता है, ये हो सकता है कि अभिजीत की गन से डीके को किसी और ने मारा हो, लेकिन ऐसी हालत में अभिजीत की गन अभिजीत के पास नहीं होनी चाहिए। क्या तुम लोगों को अभिजीत ने बताया?
उसने बताया कि उसकी गन गुम हो चुकी है, कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई उसने। वो सवेरे से तुम लोगों के साथ है क्या? उसने बताया कि वो ऐसे अजीब से कपड़े पहन करके डीके के घर में क्यों घुसा, और वो भी बाथरूम का शीशा तोड़? बताया उसने? बताया? सर, आपके सारे सवालों का जवाब मैं अभिजीत से पूछ लूंगा, पर सर तब तक के लिए प्लीज सर, तब तक के लिए एसीपी साहब को कुछ मत बताना। मैं तुम लोगों की हालत को समझ रहा हूं, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, कल सुबह तक। दया, मैं कल सुबह तक का टाइम तुमको देता हूं। या तो सच का पता लगा लो, या फिर ये सारी की सारी बात खुद एसीपी को बता दो। अगर तुमने एसीपी को ये बात नहीं बताई तो फिर मैं खुद प्रद्युमन को ये सारी की सारी बातें बताऊंगा। आधा घंटे से ऊपर हो गया, 10 का 10:30 बज गया, अभी तक आया ही नहीं। पूरी रात यहाँ लगता है इंतजार करवाएगा। तुझे इसी का पीछा करना है। ये कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये अभिजीत है? इसको क्या हुआ? ये हुलिया क्या बना रखा है इसने? सर, दिल्ली से सब लोग आ गए हैं। मंदिरा मैम, अमारा मंदिरा के देवर की बहू, कायरा मंदिरा की सौतेली बेटी, सबीर मंदिरा का बहनोई, शिखर मंदिरा के देवर का बेटा। आइए मैम, ये SCID की टीम, एसीपी साहब। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। डीके के कातिल का पता चला? अरे आपको तो मालूम होगा कि हमारा मशहूर एनुअल इवेंट 30 दिसंबर को होने वाला है। आई होप कि आपने मेरी सिक्योरिटी के सारे बंदोबस्त करा दिए हैं। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती एक्चुअली। ये इवेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप मेरी हिफाजत कर पाएंगे? और डीके के केस में क्या प्रोग्रेस हुई? उसकी तहकीकात कहाँ तक पहुंची? वो सब जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है मंदिरा की। रही बात आपकी सुरक्षा की, वो हमारी जिम्मेदारी है। हाउ इंटरेस्टिंग। भाभी जी, आपको डर लग रहा है मंदिरा जी को? भाई, जिसका कानून भी आज तक कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मानना पड़ेगा उस इंसान को जिसने आपको डरा दिया।
शायद उसे पता नहीं होगा ना इनके बारे में कि ये क्या क्या कर सकती है। क्या आपको भी लगता है कि मैंने अपने पति और बाकी लोगों को मारा है? देखिए मंदिरा जी, आप पर जो भी आरोप है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है और हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। आप सिर्फ इतना बताइए, आपको किस पे शक है? कौन है वो जो आपको मारना चाहता है? शक? जी हाँ, शक। नहीं, मुझे शक किसी पर भी नहीं है, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मरने के बाद ये सब बहुत खुश होंगे और मुझे मारने की साजिश में भी इनमें से किसी एक का हाथ है। एंड आई एम वेरी श्योर कि ईशाना की आत्महत्या में इनमें से किसी एक का हाथ है। अब आप ही बताइए, इतने प्यारे अच्छे रिश्तेदारों के होते हुए मुझे दुश्मन की क्या जरूरत है? मॉम प्लीज, आप फिर से अपना ये इमोशनल ड्रामा शुरू मत कीजिए। यहाँ पे ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं है जो आपको मारना चाहेगा। राइट। खुद को बेगुनाह और बाकी सबको विलन समझना, ये तो भाभी की पुरानी आदत है। आई स्वेयर मैंडी, मुझे तो इस कहानी पे यकीन ही नहीं है। कौन मारना चाहता है तुमको और किसने धमकियां दी हैं? कहाँ है वो धमकी भरे खत? हाँ मंदिरा जी, कहाँ है वो खत? वो मुझे याद नहीं, मैंने फेंक दिए। सी, आई न्यू कि आप यही बोलोगे। सो कन्वीनियंट। बस हो गया। आप लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछलना बंद कर दीजिए और एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, हमें सब पर शक है और जब मैं सब पर कहता हूं उसका मतलब है आप सब पर शक है, आप सब पर। और एक बात, हमारी परमिशन के बगैर आप ये शहर छोड़ नहीं सकते। कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये मैं हूं? ये कपड़े पहन के घूम रहा था। ऐसे कपड़े तो रोज सुबह मेरे वॉशिंग मशीन में धुल रहे होते हैं। पर ये जूते, यार ये जूते गंदे रहते जैसे मैंने इन्हें पहना हो। लेकिन मुझे याद नहीं मैं ये कपड़े कब पहनता हूं। सच में मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कार में कौन है? ये किससे बात कर रहा हूं मैं? कौन है कार में? नहीं, मैंने नहीं देखा। तुम बात कर रहे थे, तुम्हें पता होगा। और तुम कल तो मुझे पहचाने ही नहीं। चांद के छल्ले, तुझे सुसाइड करना है तो किसी बड़ी गाड़ी के नीचे जाना। खाली फोकट मेरे सामने क्यों आ रहा है? तो तू कैसे बात कर रहा है? और ये क्या बन के घूम रहा है तू? ये अपुन का स्टाइल है, टोनी का स्टाइल। तू कौन? मैं कौन? मुझे नहीं पहचानता है? और ये टोनी कौन है? अरे टोनी अपुन है, और कौन? यार अभिजीत, देख यार, किसी केस के सिलसिले में तू ऐसा कर रहा होगा तो मुझे बता दे यार। डरा मत भाई। अदरा कौन अभिजीत? कौन सा केस? ये तू क्या बोल रहा है ना, मेरे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा, समझा? टोनी नाम है मेरा, टोनी। टोनी से पंगा नहीं लेने का, समझा? चल हवा आने दे और टोनी को जाने दे। ये अभिजीत अपने आप को टोनी क्यों बोल रहा है? टोनी? कौन टोनी? सच में तेरे को कुछ भी याद नहीं है? नहीं,
मुझे कुछ याद नहीं, सच कह रहा हूं मैं। मतलब तू कार में उन लोगों से बात कर रहा था, उसके बाद तू गेस्ट हाउस के अंदर गया। गेस्ट हाउस? हाँ, फिर थोड़ी देर बाद तू बाहर आया। मैं गेस्ट हाउस के अंदर गया? मैंने अंदर क्या किया है? तूने देखा कुछ किया मैंने? मैं कैसे देख सकता हूं, मैं तो बाहर था ना। क्या हो रहा है? मुझे वहां जाना होगा। कहाँ है? कौन सा गेस्ट हाउस है ये? हैं? सर, खून। अभिजीत, तुम यहाँ पे? तुम्हारा फोन ट्रैक करके, और यही सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं अभिजीत, तुम यहां कैसे? नहीं, ये मैं बताता हूँ दया, यहाँ पे क्या हुआ। अभिजीत, यहाँ पे क्या हुआ वो तो हमें दिख रहा है, तुम बताओ किसने किया ये? हाँ? तुमने इन दोनों को मारा? मैंने? अभिजीत, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुमने मारा इनको? सर आप अभिजीत सर पे इल्जाम लगा रहे हैं सर। मुझे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है पूर्वी, तुम देखने रही हो यहां दो लाशें पड़ी हैं, खून से लथपथ, और सीआईडी ऑफिसर अभिजीत लाशों के बीच से ये बैज उठा रहा है, या यूं कह लो कि सुराग चुरा रहा है। अभिजीत, मैं फिर पूछ रहा हूं तुमसे, मुझे तुम्हारे साथ अपराधियों जैसे बर्ताव करने पे मजबूर मत करो। तो क्या करूं मैं? क्या बोलूं मैं? अगर मैं बोलूं कि मैंने ये नहीं किया तो मानोगे? अगर मैं कहूं कि मुझे पता नहीं कि मैंने किया है या नहीं? आई नो मैं अनर्गल बोल रहा हूं, लेकिन तुम लोग तो मुझे जानते हो ना। अभिजीत, यहां मेरे सामने जो सबूत पड़े हैं उनको देखकर हम कुछ कह नहीं सकते। मुझे अपना फर्ज निभाना होगा। अभिजीत, इतनी देर से मैं तुम्हें पूछे जा रहा हूं, मगर तुम्हारे पास कोई जवाब तक नहीं। हा? तुम जानते हो तुम पर कैसा इल्जाम है? कुछ समझ रहे हो तुम? सर वो नहीं, बस तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दया। इतना सब हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। क्यों नहीं बताया मुझे दया? ये तो सड़न के तूने मुझे बताया, वरना पता नहीं। दया, मैंने वही किया जो सही था। बताओ अभिजीत, क्या तुमने ये खून किया है?
अभिजीत, क्या ये खून तुमने किया है? मुझे नहीं पता सर। पता नहीं कैसे? डैम इट, पता नहीं कैसे? हाँ? डीके के घर में चोरी छुपे तुम घुस रहे थे, उसका सीसीटीवी फुटेज मैंने देखा। उन लाशों के बीचों बीच खड़े थे तो दैन तुम्हें खुद या पकड़ के लाया। डीके और उन बॉडीगार्ड पे जो गोलियां चली वो तुम्हारी इस गन से चली है, इसी गन से चली है। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं? मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ मुझे, कहो कि तुमने ये खून नहीं किया, कहो कि तुमने कुछ पता नहीं है तुम्हें। नहीं पता है सर, मुझे कुछ नहीं पता सर, सॉरी। क्या बताऊं मैं आपको, क्या बोलूं सर, जब मैं खुद नहीं जानता सर कि मैं डीके के घर में क्यों पहुंचा, कैसे ये सारे खून मेरे इस गन से हो रहे हैं, मुझे नहीं पता सर। सर मैं तो डीके को जानता भी नहीं, मैं उन बॉडीगार्ड्स को नहीं जानता, मैं मंदिरा को नहीं जानता, मैं तो अपने आप को भी नहीं जानता सर। मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं, किससे मिलता हूं, मुझे नहीं पता। पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ तो हो रहा है, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा है। दिन भर सब कुछ ठीक रहता है, रात को घर जाता हूं, खाना खा के सो जाता हूं, और जैसे ही सुबह उठता हूं तो अजीब से कपड़े, अजीब से जूते जो मेरे नहीं हैं, पता नहीं कहां से मेरे घर में आ जाते हैं। कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल रहे होते हैं, जूतों पे मिट्टी लगी रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उनका इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता। थकान सी रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं रात भर जगा हूं, लेकिन जग के मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। लगता है हर रोज मेरी जिंदगी के 6-8 घंटे गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। आप कहते हैं कि मैं डीके के घर गया, हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैंने डीके और उन बॉडीगार्ड्स को मारा, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं मंदिरा को मारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया है, मैं क्या करने वाला हूं, मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता। देखो अभिजीत, इस वक्त तुम खुद के लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक हो। मैं तुम्हें खुला नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें नजर कैद में रख रहा हूं, और दया तुम पर नजर रखेगा। दया, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, तुम अपने दोस्त पर नहीं, बल्कि एक कातिल पर, एक खूनी पर नजर रख रहे हो। एक ऐसा आदमी जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब से इस केस की तहकीकात मैं खुद करूंगा, और तुम अभिजीत को रोकोगे कोई भी जुर्म करने से। अगर उसके लिए तुम्हें अभिजीत पर गोली भी चलानी पड़े तो वो तुम चलाओगे। इज दैट क्लियर? यस सर। हथकड़ी लगा दो यार। सुना ना, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है मेरा, कब क्या कर बैठूं कुछ पता नहीं। रोक लो मुझे, इससे पहले मेरे हाथों कोई और गुनाह हो जाए। रोक लो मुझे यार। आपका ऑफिसर
आपका अपना सीआईडी ऑफिसर मेरी जान के पीछे पड़ा है। उसने उन लोगों को भी मार डाला जो मेरी हिफाजत कर रहे थे, और आप बड़ी शान से कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। वो आपकी नाक के नीचे लोगों का कत्ल कर रहा है, और आप अब भी कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। कमाल है। आप मुझे बताइए कि मैं आप लोगों पर कैसे भरोसा करूं? आज आपका एक ऑफिसर सीरियल किलर निकला है, कल को कोई दूसरा निकल आएगा। बस मंदिरा जी बस, बहुत बोल गई आप। हमारा इंस्पेक्टर अभिजीत एक ईमानदार और बहादुर सिपाही है। अपने देश की रक्षा के लिए और आम आदमी की सुरक्षा के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता है, लेकिन एक किलर कभी नहीं बन सकता। हाँ, उस पर इल्जाम जरूर है, 3 खून का इल्जाम है। साबित सिर्फ इतना हुआ है कि अभिजीत का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उसे कुछ याद नहीं रहता वो क्या करता है, किससे मिलता है, क्या बोलता है, और उसके बाद में जब नॉर्मल होता है सब कुछ भूल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई सीरियल किलर है। मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं, खतरा है आपकी जान को तो वो आपके इन रिश्तेदारों से। एक्सक्यूज मी, सबूत सारे आपके ऑफिसर के खिलाफ मिले हैं और शक आप हम सब पे कर रहे हैं? जी हाँ, मैं आप सब पर शक कर रहा हूं। ऑफिसर तो आप ही का है, वो आप तो उसे ही बचाएंगे। वो तीनों खून इंस्पेक्टर अभिजीत की गन से चली हुई गोलियों से हुए, और आपको लगता है कि ये काम हम में से कोई कर सकता है? अरे हमारे पास आपके ऑफिसर की गन कहां से आएगी? शिखर जी, जल्द से जल्द हम पता लगा लेंगे कि इंस्पेक्टर अभिजीत की गन आपके पास कैसे आई। लेकिन मंदिरा जी, एक रिक्वेस्ट है, आपका जो 30 दिसंबर का इवेंट है वो आप कैंसिल मत कीजिए। बहुत अच्छा मौका है खूनी को पकड़ने का, क्योंकि खूनी उस इवेंट में जरूर आएगा। सर हाँ संजय, क्या बात है? आप अभिजीत सर के बारे में कुछ कह रहे थे कि उनके जहन में कोई और शख्सियत घुस जाती है, याददाश्त उनकी, मतलब उन्हें रात के कुछ घंटे याद नहीं रहते। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही, एग्जैक्टली ऐसा ही किसी और के साथ भी हुआ था। किसके साथ? हाँ सर, ईशाना। ईशाना? जिस दिन उसने आत्महत्या की उसके कुछ दिन पहले से बिल्कुल ऐसा बर्ताव करने लगी थी वो। क्या? बस अजीब सी हो गई थी वो, खोई खोई रहती थी। जिस दिन आत्महत्या की उसने, उसके कुछ दिन पहले से एक अजीब सा रिंगटोन लगा रखा था उसने अपने फोन पर, और फिर उस दिन अचानक से वो रिंगटोन बजने लगा और सर ऐसा लग रहा था कि वो ईशाना नहीं कोई और है। सर अभिजीत सर भी तो दिल्ली से आने के बाद इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। हाँ, ईशाना, अभिजीत, दिल्ली, ये तीनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो है। कॉफी? अरे पी लो यार, कुछ मिलाया नहीं है। मैं यही हूं और कहीं भागने वाला नहीं। अभिजीत, तुमने हम सबसे ये बात छुपाई क्यों? छुपानी पड़ी यार, क्या करता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, तो मैं उसमें तुम्हें क्यों फंसाऊं यार, इसलिए, और कोई बात नहीं है। मुझ पे भरोसा नहीं रहा या मुझे इस लायक नहीं समझते कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या यार, कैसी बात कर रहा है यार, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसी बात है? मुझे तो ये लगने लगा है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। इस वक्त मैं यहाँ बैठकर जिस आदमी से बात कर रहा हूँ वो अभिजीत है या फिर कोई टोनी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। अभिजीत हूं या टोनी,
सपने में भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गन दिखाने की जरूरत नहीं है। बात यह है ही नहीं कि तुम मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकते हो या नहीं। बात यह है कि मैं यहां सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं और मैं कोई चांस नहीं ले सकता। मैं तो तुम्हें शायद जानता भी नहीं हूं। ठीक है, जब तुम समझने को तैयार ही नहीं है तो क्या। तो डॉक्टर महेश, हमने आपको सारी बात बता दी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, अभी अभी आपने जो कुछ भी मुझे कहा ये अभिजीत और ईशाना के बारे में, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दोनों की कंडीशन एक जैसी है। आर्टिफिशियली इंड्यूस स्प्लिट पर्सनैलिटी। इसे सरल शब्द में मैं आपको समझाऊं तो इसमें पेशेंट के दिमाग में उसके अपने व्यक्तित्व के अलावा एक और व्यक्तित्व को प्लांट किया जाता है जो किसी खास दशा, निर्देश, आदेश के मुताबिक चलता है, और उसे इस तरह सेट किया जाता है कि वो व्यक्तित्व खास निर्धारित समय पर निर्धारित ट्रिगर मिलने पे उस व्यक्तित्व पे हावी हो जाता है। और जितनी देर ये हावी रहता है वो पुराने व्यक्तित्व के बारे में ना तो कुछ जानता है और ना ही उसे पुराने व्यक्तित्व के बारे में कोई भी चीजें याद रहती हैं। ये इंसान का दिमाग है। इस दिमाग के दो मुख्य हिस्से हैं, सचेत मस्तिष्क यानी कि कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें हम अभी हैं, और अचेत मस्तिष्क यानी कि सेमी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड, जो हम सब सो रहे होते हैं उस वक्त होता है। और कभी कभी जागते हुए भी किसी नशे या किसी दवाई के असर में हमारा अचेत मस्तिष्क एक्टिव होता है। सचेत और अचेत दोनों ही अवस्था में ही दिमाग अलग अलग होते हैं। इस अवस्था में दोनों ही दिमाग जो सोचते हैं, जो बातें, जो यादें, उसे सेव कर लेते हैं। सचेत मस्तिष्क में सेव बातें तो हमें बरसों तक याद रहती हैं, लेकिन अचेत मस्तिष्क में सेव की हुई बातें हमें याद नहीं रहती। डॉक्टर महेश, ये कुछ हिप्नोसिस जैसा, सम्मोहन जैसा, जिसमें इंसान के दिमाग को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवाया जा सकता है एक रोबोट की तरह से, और बाद में किसी खास आवाज से उस सम्मोहन को तोड़ दिया जाता है और इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। नहीं डॉक्टर सोलंकी, सम्मोहन अलग प्रक्रिया है। सम्मोहन में आप आदमी को तभी तक कंट्रोल में रख सकते हैं जब तक वो सम्मोहित अवस्था में है। सम्मोहित अवस्था से एक बार बाहर निकलने के बाद उसे वापस सम्मोहित करना पड़ता है। ये मुद्दा ही बिल्कुल अलग है। यहां पर इंसान के दिमाग में एक घटना जो बिल्कुल घटी नहीं है, एक व्यक्ति जो है ही नहीं, उसे उस इंसान के अंदर डाला जाता है। उसके दिमाग में ये बात फिट की जाती है। अच्छा, तो इसका मतलब है यही सब कुछ तो अभिजीत के साथ हो रहा है। किसी भी तरह से अभिजीत को ट्रिगर मिलता है जिसकी वजह से टोनी जाग जाता है। एग्जैक्टली सर। रात को अभिजीत के सो जाने के बाद उसको जरूर कुछ आवाजें सुनाई देती होगी जो कि उस टोनी के लिए ट्रिगर हो सकती है। वो आवाज सुनते ही टोनी जाग जाता है, लेकिन अभिजीत वहीं सोया रहता है। टोनी जाग जाता है वो टोनी जो खूनी है, जो दरिंदा है, जो मुजरिम है, और अभिजीत के जानने वालों में से वो किसी को भी नहीं जानता। अगर ऐसा है तो अभिजीत के अंदर के टोनी को भी किसी भी तरह से कमांड दिया गया है मंदिरा को मारने का। तो 30 दिसंबर वाले इवेंट में ये टोनी इसे अंजाम देगा, मंदिरा को मारने की कोशिश करेगा। 2 दिन बाद 30 दिसंबर। अभिजीत,
अभिजीत, कहाँ हो? अभिजीत, अभिजीत, ओए, टोनी। कौन है तू? तू अपन के घर में क्या कर रहे ला? अभिजीत, टोनी, तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते। तुम यहां नजरबंद हो। इस घर के अंदर रहना होगा, समझे? टोनी को अपना काम करने का है। मेरे रास्ते में खाली पीली आएगा, भेजा उड़ जाएगा। चल अब आने दे। घर से बाहर नहीं, घर में। हाथ हटा, हाथ हटा। बोला ना टोनी को अपना काम करने का है। मेरा भेजा मत हिला। मेरे और काम के रास्ते के बीच में कोई नहीं आ सकता। चल। टोनी, तुम कहीं नहीं जाओगे। यहीं घर पे रहोगे तुम, समझा? क्या बोला? टोनी पे हाथ उठाया तूने? टोनी पे हाथ उठाया? अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत। सरदे, क्या हुआ दया? ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने नहीं अभिजीत, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुमने दया की जान ले ली है। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। ईशाना के फोन रिकॉर्ड्स में डॉक्टर तानिया का नाम कई बार है। आप में से कोई जानता है डॉक्टर तानिया को? आत्महत्या करने से पहले वो डॉक्टर तानिया से मिली थी क्या? ये डॉक्टर तानिया कहीं डेंटिस्ट तो नहीं? ईशाना मरने से पहले कई बार एक डेंटिस्ट से मिली थी। मुझे नाम तो नहीं मालूम, पर हो सकता है ये वही हो। जितना मुझे लगता है ये कोई डेंटिस्ट तो नहीं है। कुछ दिनों पहले सीआईडी ऑफिसर अभिजीत यहाँ रुके थे। यस मैम। उस पूरे हफ्ते में यहाँ जो कोई भी रुका था उन सब की लिस्ट चाहिए। और उनके स्टे के दौरान इस लॉबी की सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है। एक मिनट पॉज कीजिए। ये लड़की कौन है जिससे अभिजीत सर बात कर रहे हैं? पूर्वी, इस लिस्ट में डॉक्टर तानिया का नाम है और वो यहीं पे रुकी हुई थी जब तक अभिजीत सर यहाँ पे थे। शायद ये वही लड़की। क्या नाम है इस लड़की का? मैम डॉक्टर तानिया, हफ्ते भर यहीं थी वो। सर, इस तानिया से तुरंत मिलना होगा। सर, तानिया मुंबई के पैराडाइज होटल में रुकी हुई है। क्या मतलब मुझे टिकट नहीं मिल सकता? लुक, मुझे अभी इसी वक्त इंडिया से बाहर जाना है। डू यू अंडरस्टैंड? यस। डॉक्टर तानिया? जी, आप कौन? ईशाना, ईशाना की दोस्त, सीआईडी ऑफिसर पूर्वी। भागना बड़ा मुश्किल है। कहाँ भाग रही है तानिया जी? क्या क्या चाहते क्या है आप लोग? अभिजीत के साथ क्या किया तुमने? ईशाना और अभिजीत के दिमाग के साथ मैंने ही एक्सपेरिमेंट किया है। ईशाना को आत्महत्या करने के लिए और अभिजीत को एक मर्डर करने के लिए मैंने ही प्रोग्राम किया था। कैसे कैसे किया तुमने प्रोग्राम? आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्प्लिट पर्सनालिटी के जरिए मैंने दोनों के दिमाग को सेट किया और अपने सेट शेड्यूल के मुताबिक दोनों को इस तरह प्लान किया कि एक ट्रिगर बजेगा या एक कॉल आएगा, और जब भी ये कॉल आएगा दोनों को वो सारे ऑर्डर्स मानने होंगे।
किसी भी हाल पे। वो फोन नंबर जहां से उनको फोन आते हैं, किसका नंबर है ये? वो एक पीसीओ का नंबर है। ईशाना ने मुझे ये नंबर दिया था अभिजीत के दिमाग में फीड करने के लिए। क्या कहा? क्या कहा तुमने? अभिजीत के साथ ऐसा करने के लिए ईशाना ने कहा तुम्हें? जी। और फिर ईशाना की खुदकुशी, उसका क्या? उसका क्या? वो भी खुद ईशाना ने ही कहा था मुझसे करने के लिए। What? जी, कहा तो ईशाना ने ही था, बट आई एम श्योर कि इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। क्यों? क्यों करेगी ऐसा वो? ये भी उसकी कोई मजबूरी हो। हमें किसी भी हालत में अभिजीत को इसमें से निकालना होगा। ले चलो इसे। चलो। वो बाहर नहीं आ सकता। क्यों? मैंने अभिजीत के दिमाग को प्रोग्राम किया है, सम्मोहित नहीं कि जाकर उसका सम्मोहन तोड़ दूं। मैंने अभिजीत के दिमाग में खूनी को प्लांट किया है, टोनी को। यही है वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड पर्सनालिटी जो अब कभी बाहर नहीं निकलेगा। और मैं चाहूं भी तो भी मैं अभिजीत को इससे बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो या तो अभिजीत पागल हो जाएगा या उसकी जान भी जा सकती है। मतलब ये कि जब भी ट्रिगर होगा टोनी मंदिरा को मार के रहेगा, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो वाकई मंदिरा को मार नहीं देता। और इसके बीच में जो भी आएगा वो भी मरेगा। मंदिरा को मारने का ट्रिगर क्या है? क्या ट्रिगर है अभिजीत के लिए? ईशाना के केस में ट्रिगर था एक रिंगटोन, और अभिजीत के केस में ट्रिगर है रिमाइंडर टोन, एक खास तरह का बीप जो मैंने अभिजीत के मोबाइल पे सेट कर दिया था। हम अगर अभिजीत मंदिरा को कैसे मारेगा? क्या प्रोग्राम किया है तुमने, बताओ। वो तब तक मंदिरा को चाकू से मारता रहेगा जब तक कि बहुत सारा खून नहीं बह जाता। और कितने बजे के लिए प्रोग्राम किया ये? 10 बजे। माय गॉड, सिर्फ 2 मिनट बाकी है। गिरफ्तार कर लो इसे। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था सर कि आपके ऊपर मुजरिमों की तरह नजर रखनी पड़ेगी। अंकल डैम इट, फोन उठाओ। हेलो पंकज, कहाँ थे तुम? मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे थे? सॉरी सर, मेरा फोन साइलेंट पे था। इधर ही सर, अभिजीत सर के पास। सुनो मेरी बात, अभी के अभी जाके अभिजीत का फोन स्विच ऑफ करो। क्या सर? फोन स्विच ऑफ करो? फोन स्विच ऑफ करो, जैसे मैंने कहा वैसे करो, अभी इसी वक्त। अभिजीत सर का फोन? पंकज तुम सवाल क्यों कर रहे हो? अभी के अभी जाके फोन बंद करो। देखो बिल्कुल वक्त नहीं है हमारे पास, नहीं तो अभिजीत का टोनी बन सकता है। अभी जाओ जल्दी। अभिजीत सर? अभिजीत सर कहाँ गए? अभिजीत सर? अभिजीत सर? टोनी को बंद करके रखे। हाँ? टोनी को पकड़ेगा तू? टोनी को? जो भी है टोनी और मंदिरा के बीच में आएगा वो मरेगा। सर यही चैरिटी इवेंट का वेन्यू है।
आप लोग रुक जाइए प्लीज। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, हर साल की तरह इस साल की जो ये शाम है वो बहुत खास है, क्योंकि ये शाम है मंदिरा ज्वेलर्स के एनुअल चैरिटी इवेंट की, जिसमें जमा की गई सारी राशि दिल्ली और मुंबई के अनाथ आश्रमों और वृद्ध आश्रमों को जाती है। क्या बात है, तालियां बनती है इस बात पे डीकेसी चैरिटी के लिए। हर साल की तरह इस साल भी जो हमारी मुख्य अतिथि है वो और कोई नहीं है बल्कि मिसेस मंदिरा खन्ना है। तो आइए दोस्तों, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच हम स्वागत करते हैं मिसेस मंदिरा खन्ना का। मिसेस मंदिरा खन्ना। अभिजीत सर, सर सर लाइट ऑन। सर सर अब जी ठीक है सर, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी आओ। दरवाजा खोलो। मंदिरा जी, टोनी ने अपना मिशन पूरा किया, मंदिरा जी को मारने का। वैसे हम पर भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे तो स्टेज पे होना चाहिए ना। मैडम, हमारा एक प्लान है। प्लान? पूर्वी, लाइट्स ऑफ। मंदिरा जी, और आपकी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू। मॉम, मॉम अब ठीक हो ना? ये सब क्या है?
आप लोग हमें ग्रीन रूम में लॉक करके क्या हासिल करना चाहते थे? आखिर खूनी तो कोई और ही निकला ना। सर आपने ये सब मॉम की जान को खतरे में डाल कर किया। अगर सचमुच मॉम को कुछ हो जाता तो? ये तो वाकई बहुत बड़ा रिस्क था सर, बट आई होप अब खतरा टल गया। खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि इस खेल का असली मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ा नहीं गया। कहानी अभी बाकी है। क्या हुआ? मुझे देख के अच्छा नहीं लगा? कभी कभी कातिल तक पहुंचने के लिए हमें मरना भी पड़ता है। इसका मतलब इनके खून की खबर नाटक थी? मेरी मौत से कातिल बड़ा खुश था कि वो कामयाब हो गया, और उसी समय का हमने फायदा उठाया। हम मंदिरा जी को बचाने में लगे हुए थे और दया मास्टरमाइंड के पीछे लगा था। लेकिन असली मास्टरमाइंड है कौन? सर कोई भागा सर। पकड़ो उसे। जुर्म करने वालों को रास्ता हमेशा कम पड़ता है। तुम ये सोच रही हो कि हमें कैसे पता चला कि खून तुमने किया? हमें ये तो पता था कि ये मास्टरमाइंड मंदिरा जी के अपने में से कोई है, इसलिए मेरी मौत के बाद सबसे पहले हमने ये पता किया कि आप में से वो कौन है जो अभिजीत को जानता था या फिर उससे मिला था। फिर मुझे याद आया कि क्राइम ब्रांच के सेमिनार के लिए अभिजीत दिल्ली गया हुआ था। उस सेमिनार में आने वाले लोगों की लिस्ट देखी मैंने तो मेरा ध्यान कायरा पे गया। क्रिमिनल साइकोलॉजी की स्टूडेंट कायरा। जब हमने डॉक्टर तानिया से पूछताछ की तो पता चला कि ईशाना ने उससे कहा था ये सब करने के लिए। उस वक्त ईशाना की माँ सरकारी अस्पताल में एडमिट थी। उसके तुरंत बाद ईशाना की माँ को 7 स्टार हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और उसका सारा खर्चा मिस कायरा ने उठाया था। और सबसे बड़ा क्लू वो पीसीओ, जिससे अभिजीत सर को फोन पे ऑर्डर्स मिलते थे। दया सर ने उस पर नजर रखी और वहां पर भी तुम दिखे। ओके फाइन, आई गिव अप। मान गई कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन सर इस बात से तो आप भी एग्री करोगे ना कि मैं भी बहुत स्मार्ट हूं? हाँ, स्मार्ट तो हो तुम। क्रिमिनल साइकोलॉजी की होशियार स्टूडेंट जो अपने सौतेली मां से अपने पूरे परिवार का खून का बदला लेना चाहती थी। लोगों के दिमाग से खेलना, उन्हें अपने चक्कर में फंसाना, ये इनकी खासियत है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इन्हीं की तरीके से मार दिया जाए। इसीलिए मैं ईशाना से मिली और फिर डॉक्टर तान्या से मदद ली। She was mad. She wanted to do an experiment. फिर मैंने ईशाना को बहुत समझाया
कई बार समझाने के बाद शी वॉज रेडी। उसने वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर लिया, लेकिन somehow I was never convinced। मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि वो नहीं कर पाएगी एक्सपेरिमेंट। फिर उसी दौरान मैं दिल्ली में अभिजीत से मिली, और उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि इतने सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के होते हुए ये एक्सपेरिमेंट कोई और क्यों करे। फिर मैंने और डॉक्टर तान्या ने अभिजीत को मोहरा बनाया और अपना एक्सपेरिमेंट उन पर किया। और ईशाना हमारे किसी काम की नहीं थी, इसलिए हमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। देखिए, और वो जो 2 बॉडीगार्ड, उन्होंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उन्हें क्यों मरवाया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि सारा इल्जाम अभिजीत पर आ जाए, और अभिजीत की बुलेट्स और गन्स हासिल करने के लिए टोनी था ना उसके दिमाग में। तुम इतनी खतरनाक हो सकती हो कायरा, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब पता चल गया ना, तुमने मेरे माँ बाप के साथ, मेरी फैमिली के साथ जो भी किया है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं ये प्रूव करना चाहती थी कि इस दुनिया में किसी के भी दिमाग के साथ खेला जा सकता है, चाहे वो सीआईडी ऑफिसर ही क्यों ना हो। कायरा, बदले की आग में तुमने एक बहादुर सीआईडी ऑफिसर की जान के साथ खेला है, और तो और 4 मासूम लोगों की जानें भी ली। डीके, ईशाना और मंदिरा जी के 2 बॉडीगार्ड। बहुत गलत किया तुमने। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। जरा प्लीज ये सब याद मत करिए, एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। बुरा? डरावना? बस, मैं बोलता हूँ कि चलो, केस तो सॉल्व हो गया। हाँ, केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन क्या? बस अभिजीत के दिमाग में जो टोनी को प्लांट किया गया था, वो मकसद पूरा हो गया। फिर अब उसे कोई ट्रिगर्स नहीं आएंगे, कोई कारा की आवाज सुनाई नहीं देगी, जिसकी वजह से अभिजीत टोनी बन जाता था। हाँ, लेकिन बॉस, लेकिन क्या? बॉस, बात यह है कि टोनी अभिजीत के दिमाग में से कभी नहीं जाएगा। क्या? टोनी अभिजीत की पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है बॉस। कोई नहीं जानता वो कब, कैसे, कहां सामने आ जाएगा। जैकलिन, जरा फैन ऑन कर दो। ओके बॉस। वहां से कुछ लेके तो नहीं आए? इसको फेंक दो, मर जाएंगे सब। अरे अरे देख क्या रही है? खा ले, 10 दिन से नहीं खाया। अरे खा ले, नहीं तो मारूंगा। अरे तो टीवी अपने आप कैसे चालू हो गया? ये सब हो क्या रहा है? कुछ ना कुछ है यहाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चेकिंग, दरवाजा खोलो। बॉस, सारे डोर्स को मैंने लॉक कर दिया है। लैपटॉप लैपटॉप लैपटॉप
ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? मार दूंगी बॉस। नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। जैकलिन मुझे मत मारना। क्या करूं मैं? ये पानी पानी गिरा, ये वायर लटक रही है, खुली वायर है। अभिजीत, लगता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही मौत हुई है, और तो कोई वजह दिख नहीं रही है। विजय के भाई हो ना तुम? जी सर। सर बॉडी पे तो ना कोई चोट है ना ही जख्म का निशान है। पंकज, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। मगर सर कोई हादसा नहीं है सर। सर मेरे भाई का मर्डर हुआ है, मर्डर। देखिए, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे भाई का खून हुआ है? क्या शक है तुम्हें किसी पर? किसने किया होगा ये? हाँ भैया के एक नहीं बल्कि हजारों दुश्मन है सर। हजारों दुश्मन? ये तेरे कांच का टुकड़ा, ये वास का टूटा हुआ हिस्सा सर ऐसे देख के लगता है कि कोई जबरदस्ती इस घर के अंदर घुसा है। वैसे निधि जी, विजय की दुश्मनी किसके साथ थी? विजय के फैक्ट्री के मजदूर कई दिनों से नाराज थे उन पर। और उन्होंने कई बार उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी सर। लेकिन आपके घर में कोई घुसेगा भी कैसे? देखिए, इतनी टाइट सिक्योरिटी है, अलार्म सिस्टम है, सीसीटीवी कैमराज हैं। यस सर, इट्स अ स्मार्ट होम। हाँ सर, इन्होंने बताया था यहाँ पर हीटिंग, एसी, लाइटिंग, वेंटिलेशन सब कुछ रिमोट पे चलता है। अच्छा, फिर तो निधि जी एक और सवाल उठता है कि इतने टाइट सिक्योरिटी वाले हाईटेक घर में, ये स्मार्ट हाउस में, ये कोई जबरदस्ती अंदर घुस कैसे आया? पता नहीं सर। निधि जी, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज देखना चाहते हैं हम। विजय भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछा कौन कर रहा है? ये तो दिख नहीं रहा। सर, ये कोई अदृश्य ताकत तो नहीं है? पंकज, ये ख्याल दोबारा गलती से भी अपने दिमाग में मत लाना, वरना इसी पे साहब तुम्हें अदृश्य कर देंगे सीआईडी से। जरूर उन मजदूरों ने कुछ किया है। वही जिम्मेदार है मेरे पति के मौत की। जितने भी मजदूर हैं, उन सब के एड्रेसेस हमें चाहिए। साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। ये सब ठीक नहीं हो रहा साहब। साहब, हम लोग गरीब मजदूर जरूर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पर आप खून का इल्जाम लगा देंगे। इधर आइए। देखो, हम लोग किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, हम सिर्फ सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या ये सच नहीं है कि आप सबने विजय को जान से मारने की धमकियां दी थी? ये सब किसने कहा सर आपसे? विजय ने कहा है, इसलिए अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं है। जिसने भी किया है चुपचाप सामने आ जाए, समझे? सर, मैं मानता हूँ कि हमने कई बार गुस्से में इस तरह की धमकियां वगैरह दी होंगी, पर विजय साहब का खून करने के बारे में हम में से कोई भी सोच नहीं सकता। हाँ साहब, उनकी मौत से हमारा क्या फायदा है? उल्टा हम लोगों का तो नुकसान हो गया। अब 6 महीने का जो पगार है वो कौन देगा? ओह, तो आप लोग विजय जी से इस बात से गुस्सा थे कि उसने पिछले 6 महीने से आप लोगों की तनख्वाह नहीं दी थी? हाँ साहब, पिछले कई महीनों से हम लोग उधारी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 महीने से बच्चों के स्कूल की फीस भी नहीं जमा करी। कल ही बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, ये कहकर कि अगर स्कूल की फीस नहीं लाए तो स्कूल मत आना। अच्छा, ये बताओ, सिर्फ यही एक वजह थी विजय साहब से नाराजगी की, या कोई और भी वजह थी? सर, एक वजह ये भी थी कि साहब हमें नौकरी से निकालना चाहते थे। वो क्यों?
क्योंकि साहब को लगने लगा था कि मशीनें इंसान से ज़्यादा अच्छा काम करती हैं और ज़्यादा मुनाफा भी देती हैं। तो गुस्से में कहीं खून तो नहीं कर दिया? नहीं साहब, उनका खून करने से हमें हमारे पैसे तो नहीं मिलेंगे, उल्टा हमारे बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। कितने मजदूर बेरोजगार हुए होंगे? सर 100 से ज़्यादा। 100 से भी ज्यादा लोगों के घर के चूल्हे बुझ गए इस विजय की वजह से। मतलब इन 100 लोगों में से कोई भी हो सकता है जिसने विजय का खून किया। पता लगाना पड़ेगा इन सब मजदूरों के बारे में, कौन कौन कहाँ था कल रात। हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला मजदूरों के बारे में? कहाँ थे वो विजय के खून के वक्त? सर अभी तक सबका पता नहीं चला सर, प्रोसेस चल रही है। सर आप पूर्वी? सर एक ऐसी बात पता चली है जिसका विजय की मौत से कोई कनेक्शन हो सकता है। क्या बताओ जरा। सर ये देखिए, करीब करीब मौत के वक्त रात 12:09 पे विजय ने अपने अकाउंट से किसी को 50 करोड़ ट्रांसफर किए थे। 50 करोड़ रुपए, इतनी बड़ी रकम किसके अकाउंट में ट्रांसफर किए? देखो पनामा में कोई अकाउंट, किसका है ये पता नहीं। जरूर खूनी ने जबरदस्ती करवाया होगा ये ट्रांजैक्शन, विजय पे दबाव डाल के। तो पिछले 6 महीने से वर्कर्स को पगार नहीं दी गई और रातों रात 50 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। सर कहीं वो वर्कर्स में से कोई एक तो नहीं है? नहीं पंकज, कोई गरीब मजदूर इतने सिक्योरिटी वाले घर में घुसकर पनामा के जैसे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा? नहीं, ये बात गले से उतरती नहीं है। सर होगा तो कोई जान पहचान वाला, कोई आसपास का आदमी, कोई ऐसा दुश्मन जो जानता हो कि विजय की घर की सिक्योरिटी को कैसे भेदा जा सकता है। कौन हो सकता है? जैकलिन, अरे भाई बहुत गर्मी लग रही है, जरा एसी का टेम्परेचर 20 कर देना। कर दिया है बॉस, अब कमरे का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। नाइस। अब जैकलिन एक काम और करो, मेरे रूम की लाइट्स डिम कर दो, मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। जैकलिन, अरे तुम्हें याद है ना कल मेरी दुबई में मीटिंग है? यस बॉस, मीटिंग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अच्छा ये बताओ दुबई का टेम्परेचर कल कैसा रहने वाला है? वैसे तो कल दुबई का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है, मगर बॉस आपका टेम्परेचर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। क्या मतलब? मतलब बॉस, लाश का टेम्परेचर ठंडा होता है। What? लगता है तुम्हारे सॉफ्टवेयर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है। ऐसा भद्दा मजाक? ये मजाक नहीं है बॉस, ऐसा सच में होने वाला है। वैसे आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश? शट अप! क्या बकवास है? कौन है? कौन है? बाहर आ जाओ। बॉस, हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। वैसे आपको मेरी कंपनी पसंद है ना? शट अप! कोई फायदा नहीं है बॉस, सारे डोर्स को मैंने लॉक कर दिया है। बॉस, आप अंदर कहाँ घुस गए? चलो बाहर आ जाओ। कौन है तुम? हेलो, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ। मेरी जान को खतरा है, आप लोग जल्दी से मेरे घर पे आ जाइए प्लीज। खोलो, जैकलिन खोलो। बॉस, दरवाजा तभी खुलेगा जब आप मेरी एक बात मानोगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, तो अब अपना लैपटॉप खोलो। लैपटॉप? हाँ, बोलो। उसकी स्क्रीन पे एक बैंक अकाउंट नंबर दिखेगा।
है नंबर है। अब इस अकाउंट नंबर पे 50 करोड़ ट्रांसफर करो। 50 करोड़? वो भी इतनी बड़ी रकम? 50 करोड़ आपकी जान से ज्यादा है क्या? नहीं, मैं दे दूंगा, मैं तुम्हें 50 करोड़ दे दूंगा। ट्रांसफर कर रहा हूं। देखो मैंने 50 करोड़ ट्रांसफर कर दिया तुम्हारे अकाउंट में। अब मुझे जाने दो। ठीक है बॉस, अब आप जा सकते हो, दरवाजा खुला है। अरे वाह, दरवाजा खुला है। बॉस, मैंने आपको बेवकूफ बनाया। फोन की दूसरी तरफ मैं ही थी। आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। सर, ये झूमर का हुक तो बराबर है सर। सर ये देखिए, बेडरूम का सीसीटीवी फुटेज। सर लगता है किसी से बचने के लिए ये भाग के कमरे में गया और फिर दरवाजा लॉक कर लिया। एक बार इस राजेश की वाइफ से बात करते हैं। मैम, ये राजेश के अलावा वो सिक्योरिटी कोड कौन कौन जानता था? राजेश के अलावा तो कोई कोड नहीं जानता था सर। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे भी कभी नहीं बताया था। सर, ये खूनी को कोड कैसे पता चला और वो अंदर आया कैसे? एक मिनट, ये तो ठीक वैसे डिवाइस है जैसे किसी के घर में था। राजेश को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। मशीन, गैजेट्स वगैरह सबसे हमेशा अप टू डेट रहते थे। इस घर को स्मार्ट होम बना दिया था उन्होंने। हर मशीन को उनकी वर्चुअल असिस्टेंट जैकलिन ऑपरेट करना जानती थी। एक और कॉमन चीज है विजय और राजेश के बीच में, टेक्नोलॉजी से लगाव। मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि राजेश इस बात का समर्थक है कि मशीनों को ऑफिसेज और फैक्ट्रीज में इंसान को रिप्लेस करना चाहिए। और उन मजदूरों को भी इसी बात से तकलीफ थी विजय के साथ। मैडम, अकाउंट डिपार्टमेंट से फोन आया था कि राजेश सर के अकाउंट से 50 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। एक मिनट, वो 50 करोड़ रुपए किसे गए? कोई पनामा का अकाउंट था क्या? जी सर, पर आपको कैसे पता? यार ऐसा लगता है कि ये विजय और राजेश का खूनी कोई एक ही है जो अमीर लोगों को अपना निशाना बना रहा है। अगर जल्दी नहीं रोका गया तो न जाने कितने खून होंगे। चलो रघु को भी बताते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रघु भाई दरवाजा खोलो। रघु भाई, अरे रघु भाई दरवाजा खोलो। रघु भाई, रघु भाई, अरे आ रहा हूँ। क्या हो गया? कौन सी आफत आ गई? अरे क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? रघु भाई इधर आओ। कहाँ लेके जा रहे हो? आफत नहीं, दौलत आ गई है, दौलत। मतलब? अरे मोबाइल चेक करो अपना। मैसेज पढ़ो, मैसेज। 10 लाख रुपए आ गए मेरे अकाउंट में, लेकिन कहां से? ये मेरे अकाउंट में किसी ने 10 लाख रुपए डाले? सिर्फ आपके अकाउंट में नहीं भाई, हम सब के अकाउंट में 10-10 लाख रुपए आ गए। 10-10 लाख। रघु भाई माला माल हो गए हम सब। अब ना जिंदगी का कोई भी सपना अधूरा नहीं रहेगा। मैंने तो सोच लिया भाई, एक महंगी सी गाड़ी लूंगा। और मैं अपनी बीवी को लेकर विदेश जाने वाला हूँ बस। एक मिनट, ज्यादा हवा में मत उड़ो तुम लोग। इतना सारा पैसा हमारे अकाउंट में आया कहाँ से? अरे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी आया हो। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि हमें सीआईडी को बुलाना चाहिए। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। ऐसा ही कुछ हुआ है बरोड़िया बस्ती में रहने वाले गरीब मजदूरों के साथ, जहां कल तक इनके पास खाने को एक एक दाने तक नहीं थे।
आज उन्हीं मजदूरों के अकाउंट में किसी नेक इंसान ने 10 लाख रुपए जमा करा दिए। हालांकि पैसे देने वाला कौन है और कहां से इनके अकाउंट में पैसे आए हैं, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। सर पूरा का पूरा पैसा उसी पनामा वाले अकाउंट से आया इन मजदूरों को। ये लो 10-10 लाख रुपए। ये जो भी है उसने पहले विजय और राजेश का खून कर दिया और फिर उन्हीं का पैसा, मतलब विजय और राजेश का पैसा गरीबों में बांट दिया। मगर सर ये जो कोई भी दरियादिल खूनी है, आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी वाले घरों में घुसा कैसे? तो एक बात नोटिस की तुमने, ये विजय और राजेश दोनों के ही टाइट सिक्योरिटी वाले घर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते थे, और फिर दोनों के भी एक ही वर्चुअल असिस्टेंट थी, जैकलीन। हाँ सर, तो हो सकता है इस चालाक खूनी ने इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कुछ हैकिंग वगैरह की हो और इस जैकलीन को उनके ही मालिकों के खिलाफ प्रोग्राम कर दिया हो सकता है। ये जैकलीन वाला सॉफ्टवेयर किस कंपनी का है? सर मशहूर कंपनी BOT टेक्नोलॉजीज के मालिक मिस्टर अरविंद, ये जैकलीन उन्हीं की उपज है। आई सी, तो इस जैकलीन के पीछे अरविंद है। अरविंद, आगे से मुझे किसी भी तरह के एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए। ही सीरियस टुवर्ड्स योर वर्क। अरविंद जी, हम लोग CID से आपसे कुछ सवाल पूछना है। सॉरी, इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम लोग कल शाम को 5 बजे आना। मिस्टर अरविंद, ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? 2 खून हुए। ये तो शुक्र है कि हम तुमसे बात करने यहाँ पर आए हैं, वरना आगे की पूछताछ CID ब्यूरो में भी हो सकती है। बात समझ में आई? अब आप लोग आइए ना, बैठिए ना। क्या लेंगे, चाय कॉफी? अरे तुम लोग यहाँ खड़े क्यों, जाओ चाय कॉफी। वर्चुअल असिस्टेंट जैकलीन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है, आपने बनाई है? जी हाँ, मैंने ही बनाई है और मुझे अपने क्रिएशन पर गर्व है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि आप CID वालों को भी ब्यूरो हटाकर स्मार्ट ब्यूरो बना लेना चाहिए और ये अपने हवलदारों को निकालिए, हैं? और अपने जितने भी ये मर्डर केसेस है उसे सॉफ्टवेयर से सॉल्व कीजिए। नहीं? तो तुम्हें लगता है कि सॉफ्टवेयर से ये मर्डर केस आसानी से सॉल्व हो जाएगा? बेशक। तो फिर ये भी हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से कोई खूनी खून भी कर सकता है। क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे कई क्लाइंट्स इस्तेमाल करते हैं ना ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल असिस्टेंट। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि उसे हैक कर दिया जाए और हैक करने के बाद इस वर्चुअल असिस्टेंट से अपने ही मालिक को मार दिया जाए? इस टेक्निक का इस्तेमाल मैंने जैकलीन बनाने में किया है। हैक होना तो इम्पॉसिबल है। अगर आपकी तकनीक इतनी ही फुल प्रूफ है तो उनके स्मार्ट होम के जितने भी गैजेट और जितने भी सिस्टम थे वो हैक कैसे हो गए? सर मुझे लगता है कि वो लोगों ने सेटिंग में कुछ गड़बड़ी की है, वरना मेरा ये टेक्नोलॉजी तो एकदम फुल प्रूफ है। तकनीक चाहे कितनी भी फुल प्रूफ हो, सिक्योर हो, ये जो हैकर्स होते हैं ना, उनको ज्यादा टाइम नहीं लगता इसका तोड़ निकालने में। सिक्योरिटी अलार्म, लगता है घर में कोई चोर घुसा है। क्या करूं? हाँ। ओह माय गॉड, इसके पास तो गन भी है। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। JKH सिक्योरिटी अलार्म कंपनी, उनका फोन था। लगता है इनकी महान टेक्नोलॉजी फिर से हैक हो गई है। शायद वो मशहूर जर्नलिस्ट संजीव, उसके घर में कोई घुस गया। ये तो मेरे कमरे की तरफ ही आ रहा है।
संजीव गोली मत चलाना, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सॉरी सर, मुझे माफ कीजिएगा। मुझे लगा कि आप लोग उस मुजरिम के साथी हैं जो इस घर में आए हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप लोग आ गए, इसके लिए मैं बच गया, वरना वो तो मुझे मार देता। कौन मार देता? यहाँ पे तो कोई नहीं था। किसकी बात कर रहे हो तुम? सर वो यही था, दरवाजे पर तो था, देखा नहीं आप लोगों ने? दरवाजे के बाहर? हम तो वहीं से आ रहे हैं और आने का रास्ता यही है, हमने तो किसी को नहीं देखा। ये क्या चक्कर है? ऐसे कैसे हवा में गायब हो गया? जैकलिन माय स्वीटहार्ट, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मजा आया मुझे। अच्छा ये तो बताओ पहले मेरी जान कि मेरा आज का वर्कआउट कैसे रहा? देखो देखो। बहुत बढ़िया बॉस, आपने 650 कैलोरीज बर्न की और आपका मैक्सिमम हार्ट रेट था 160 बीपीएम। ओए होए, इसका मतलब मैं पहले से ज्यादा पतला हो गया है और हैंडसम भी, इज इट? हाँ बॉस, आप पहले से काफी जवान भी लग रहे हैं। अच्छा, यू नॉटी गर्ल जैकलिन। अब इसे मैं माइक्रोवेव में रख देता हूँ। ये रखा मैंने। जाने मन, अब इसे ऑन कर दो। अच्छा ये तो बताओ कि मेरा कल का शेड्यूल क्या है? बॉस, कल तो आपकी कोई भी मीटिंग नहीं है। क्या बात कर रही हो? लेकिन कल का दिन तो मेरा बड़ा बिजी होना था। एक बार फिर से चेक करो। कर लिया बॉस, कल आपकी कोई भी मीटिंग नहीं है, क्योंकि आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। बहुत ही गहरी चाल चली इस खूनी ने। उसका अगला शिकार हमेशा से अरविंद ही था, संजीव नहीं। और सर, जो संजीव के घर पर हुआ वो हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए था। जो कुछ भी हुआ वहां पे सब धूल झोंकने के लिए। बाकी हम लोग वहां संजीव के घर में बिजी हो जाएं और खूनी आसानी से अरविंद को अपना अगला शिकार बना दे। मगर सर, वो संजीव के घर पे भी तो मास्क वाला आदमी आया था। पंकज, ये सब एक प्लान था, सब कुछ एक सोचा समझा प्लान। मुझे नहीं लगता कि संजीव के घर पे कोई था। ये फुटेज उसके फोन में पहले से ही डाल दी गई थी। जो हैकर इतना सब कुछ कर सकता है, उसके लिए ये तो एक मामूली सी बात है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है, जो सब घरों में लगी है, वो इस अरविंद की बनाई हुई है। तो अगर किसी ने अरविंद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी को हैक किया है तो जरूर वो जरूर अरविंद के लिए काम करता होगा सर, क्योंकि ये कोई बाहर वाले आदमी की बस की बात नहीं है सर। तो पता लगाते हैं कि अरविंद की कंपनी में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें अरविंद के बराबर जानकारी है और अरविंद जितना दिमाग भी। अरविंद का खून करने वाला इनमें से जो भी कोई है, वो जरूर इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्निक के बारे में बारीकी से जानता है। पर कौन हो सकता है? सर, दो लोग हैं जो लगभग अरविंद के बराबर इस टेक्निक को जानते हैं। एक तो ये अमन है, इसे अरविंद खुद जीनियस मानता था। और सर दूसरा है ये राहुल, जिसे अरविंद अपने राइवल कंपनी से लेकर आया था ताकि इनकी टेक्निक सबसे ज्यादा मजबूत बन सके। और जितने भी अमीर दोस्त हैं अरविंद के, उन सबके घरों में ये सिस्टम इस राहुल ने इंस्टॉल किया था। और इससे पहले कि ये खूनी किसी और अमीर आदमी को अपना शिकार बनाए, हमें उससे एक कदम आगे रहना पड़ेगा। सर, मुझे लगता है खूनी का अगला निशाना मेघना हो सकती है। मेघना? हाँ सर, ये मिस्टर अरविंद की बहुत पुराने क्लाइंट है, अमीर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी सपोर्टर है। पूरी एक काम करो, जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता तुम इस मेघना के साथ रहोगी, और अभिजीत, दया, इस अमन और राहुल पर कड़ी नजर रखो। नहीं सर, कोई दिख ही नहीं रहा।
राहुल, घर एकदम सुनसान है। ऐसा लगता है कि अमन घर पे है ही नहीं। चलो अंदर चल के देखते हैं। राहुल, तो तुमने मदद की नरेश की उसके भाई का खून करने में? नहीं सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? सर भला मैं अपने भाई का खून क्यों करूंगा सर? अच्छा, तो यहाँ पे ये गुपचुप मीटिंग क्या चल रही थी? सर वो क्या है ना कि अरविंद सर की मौत के बाद मैं उनकी कंपनी में काम नहीं करना चाहता था, तो नरेश सर मुझे ऑफर दे रहे थे अपनी कंपनी में काम करने के लिए। सर ये देखिए, 1 2 3 4 5 मॉनिटर सर। लगता है ये कंप्यूटर बहुत तगड़ा है। देखते हैं इस तगड़े कंप्यूटर में क्या क्या डेटा छुपा हुआ है। इसमें तो विजय और राजेश की बैंक अकाउंट की डिटेल्स हैं। ये सारे खून अमन नहीं किए हैं सर। नमस्ते। सर मुझे तो लगता है कि कोई चाहता है कि ये फाइल आपको मेरे कंप्यूटर में मिले और आप मेरे ऊपर शक करें। तुमको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? सर पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है सर कि अगर अरविंद सर का कंप्यूटर हैक हो सकता है तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हैक हो सकता है सर, क्योंकि उनका कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं था। यानी अरविंद का कंप्यूटर जिस किसी ने भी हैक किया है वो उस वक्त वहां खुद मौजूद था, राइट? यस सर, लेकिन अरविंद सर के पर्सनल ऑफिस में तो जाने की परमिशन किसी को थी ही नहीं, यहां तक कि मैं खुद भी कभी वहां नहीं गया। अच्छा, तो कोई तो होगा जिसे परमिशन हो अरविंद के ऑफिस में जाने की। जी सर। सर प्रिया। प्रिया कहाँ रहती है वो? प्रिया, 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 प्रिया। यहाँ तो कोई भी नहीं। प्रिया, 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 तुम ठीक हो? एक मिनट। किसने किया ये सब? हैं? उठो, बाहर आओ। कौन है? आओ सीआईडी वालों, आओ। देश के रखवाले हो ना तुम लोग? तुम में और मुझ में एक बात कॉमन है, मैं भी रखवाली कर रहा हूं उन गरीब बेसहारा लोगों की जिनके बेरंग दुनिया में जहर खोलकर ये अमीर लोग अपने रंग बिरंगे महल खड़े करते हैं। और शर्म आनी चाहिए तुम कानून के रखवालों को कि इन कमजोर की मदद करने के बजाय उन लोगों को बचाना चाहते हो जिनका पाप का घड़ा कब का भर चुका है।
मगर तुम बचा नहीं पाओगे। बस अब एक आखिरी शिकार बाकी है मेरा, उसे मार दूं फिर सुकून की नींद सो जाऊंगा। अगले 1 घंटे में ना वो शिकार जिंदा बचेगा और ना तुम सब। अरे ये क्या? गैस? ओह नो। ये क्या? जहरीली गैस। पंकज 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 समाज ओके? बाहर जाने का कोई और रास्ता दिख ही नहीं रहा। दरवाजा खोलो। सारे दरवाजे ऑटोमेटिक लगते हैं। किचन में जाके देखो सिलेंडर है क्या? समझ गया सर। चलो पीछे। लिसन एवरीवन, आप सबको याद है ना कि ये असाइनमेंट हमको मंथ कंप्लीट होने से पहले करना है। जी मेघना मैम। ओके। और अरे ये आवाज कैसी? शायद आग लगी है मैम, धुआं भी आ रहा है। कम ऑन फास्ट, मूव एवरीवन, चलो जल्दी निकलो जल्दी। अरे वो गिर गई, उसको उठाओ कोई, जल्दी जल्दी जल्दी। मेघना पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज डू समथिंग। डरो मत, कुछ नहीं होगा। चलो चलिए। चले। मेघना, किसी ने मेघना को देखा है? प्रिया के घर से निकलते ही हमने पूर्वी को मैसेज कर दिया था कि तुम मेघना को मारने आओगे। और तुम सोच रहे थे कि हम सब मर चुके हैं।
लेकिन कंप्यूटर फुटेज मैंने खुद चेक किया था, मेघना उसमें अकेली थी। फिर आप लोग जिस तरह तुम सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर सकते हो, हम लोग भी कर सकते हैं। नकली फुटेज देखी थी तुमने, तुम्हारी मिठाई हमने तुम्ही को खिला दी। जिस वक्त तुम वो नकली फुटेज देख रहे थे, असली कैमरा डिसेबल था और उसी दौरान हमने सेफली मेघना को बिल्डिंग से बाहर भेज दिया था। अब बताओ क्यों किया तुमने ये सब? हाँ, क्योंकि नफरत करता हूं मैं इस टेक्नोलॉजी से। मैं हर उस इंसान से बदला लेना चाहता था, उसे सबक सिखाना चाहता था जो इस टेक्नोलॉजी का समर्थक है। माना हर चीज के अच्छे बुरे पहलू होते हैं, टेक्नोलॉजी के भी हैं, लेकिन इस नई एडवांस टेक्नोलॉजी से तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को मेरे पिताजी ने बनाया था, अरविंद ने नहीं। इसलिए इस टेक्नोलॉजी पर पहला अधिकार मेरे पिताजी का था। यहाँ तक कि जैकलिन भी मेरे पिताजी का आइडिया था। अरविंद ने धोखे से उसका सारा क्रेडिट खुद ले लिया। उस इंसान की वजह से मेरे परिवार को इतनी गरीबी देखनी पड़ेगी। मेरे पिताजी से रहा नहीं गया, उन्होंने मेरी माँ को, मेरी दोनों बहन को मार दिया, खुद सुसाइड कर लिया। स्कूल गया हुआ था, शायद इसलिए बच गया। तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर तुमने अपना ये तेज दिमाग सही जगह पे इस्तेमाल किया होता तो आज शायद गरीबों के लिए, समाज के लिए तुम कुछ अच्छा कर पाते। लेकिन जो रास्ता तुमने चुना वो रोशनी का नहीं, अंधेरे का था। अब जेल की अंधेरी कोठरी में बैठोगे तुम फांसी का ऑर्डर आने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।